हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी करवा रहा हूँ यूपीएससी सीडीएस का पेपर सेकेंड जो 2024 में हुआ है। इसका सेट ए में करवाने वाला हूँ आपको। सभी में मैं जितने भी यूपीएससी के पेपर करवाया हूँ सब में सेट ए ही करवाया हूँ, राइट। तो ये बात आप ध्यान रखना। और अब तक के 6 लेक्चर हो चुके हैं, 1 से लेकर 6 तक। आज ये 7वां लेक्चर है। आज मैं इसमें आपको जो ये वाला एग्ज़ाम का पेपर है PYQ है, इसको मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है। इसके पहले मैं 2024 का जो पहला वाला पेपर सीडीएस का था उसकी मैथमेटिक्स का कंप्लीट करवा दिया हूँ। जो 25 में अप्रैल में हुआ है उसकी कंप्लीट करवा दिया हूँ। सी सेट भी कंप्लीट करवा दिया हूँ। अगर आप सी सेट की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही पेपर ये निकालने में, कैट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये वायरस और अदर एग्जाम्स होते हैं लाइक रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सब के लिए आप बेहतरीन तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी आपको, राइट। तो बस ये इसका फ़ायदा उठाएं और चैनल पर आप अपना सपोर्ट बनाएं। सपोर्ट कैसे करेंगे भाई, तो देखो आप देवी और सज्जनों लाइक किया करो वीडियो को लाइक करने के अलावा आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करो अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो, और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, पढ़ने वाले आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, राइट। और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ जो भी जैसा आपका रिव्यू हो। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन 89th क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स बाई इज अ 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स बाई जेड आर द डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। डिस्टिंक्ट भी है और नॉन जीरो भी है। द डिफरेंस बिटवीन द टू 3 डिजिट नंबर एक्स बाई जेड एंड बाई एक्स जेड इज 90। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू एग्जिस्ट फॉर द सम ऑफ एक्स प्लस बाई, राइट। कैसे करोगे भाई, देखो आपको बोला कि डिफरेंस बिटवीन 3 डिजिट नंबर, मतलब 3 डिजिट के 2 नंबर बनेंगे, एक एक्स बाई जेड और एक बाई एक्स जेड, इनका डिफरेंस 90 दिया है। इसको आप जानते हो कि ये 100 डिजिट होती है, ये टेंस डिजिट होती है, ये यूनिट डिजिट होती है, सिमिलर इधर भी। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको 100 मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, 100x प्लस 10 बाई और ये प्लस का जेड माइनस इधर से 100 बाई प्लस 10x और ये प्लस का जेड इज इक्वल टू ये 90 दिया है। भाई जेड जेड देखो यूनिट डिजिट पर है तो मैं ये डायरेक्ट आपको समझा देता, बट लिख के समझाया हूँ, फिर आपको समझा रहा हूँ ताकि बेहतर समझ में आए। जेड जेड ये यूनिट डिजिट पर है तो ये सिमिलर वे में ये कट जाएगा माइनस प्लस के साथ, बिकॉज बीच में माइनस लगा है, आपको डिफरेंस लेना है। 100x माइनस ये 10x तो ये क्या हो जाएगा 90x, तो मैं 90x लिख दिया। फिर 10 बाई माइनस 100 बाई, ये माइनस का 90 बाई आएगा, तो क्या मैं 90 कॉमन ले लूँ दोनों में, तो x माइनस बाई बचेगा इज इक्वल टू 90। यहाँ से देखो x माइनस बाई इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 1 आ गया, 90 से 90 कट जाएगा। मीन्स ये 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, समझ आया। अब आपसे क्या पूछा है, x और y का डिफरेंस 1 आ रहा, आपसे पूछा है कि हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यू एग्जिस्ट फॉर द सम ऑफ x प्लस y। मतलब जब आप ये डिजिट हैं दोनों, क्लियर है, तो जब इनकी वैल्यू को आप क्या क्या ले सकते हो भाई, डिफरेंस लोगे। आप x बाई एक्स को बड़ा छोटा कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो x की जब वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, बट ये केस नहीं होगा बिकॉज वो बोला है कि नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, तो ये केस तो होगा ही नहीं। आप देखो x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, 2 1 ले सकते हो, डिफरेंस जहाँ 1 आना चाहिए, 3 2 ले सकते हो, 4 3 ले सकते हो, फिर आप 5 4 ले सकते हो, 6 5 ले सकते हो, 7 6 ले सकते हो, 8 7 ले सकते हो, 9 और 8 ले सकते हो। बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे 8 वैल्यू होंगी। अब इनमें से आपको x प्लस वाई पूछा तो भाई इनका 3 होगा सम सबके लिए। अब उसको अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है कि आप अलग से काउंट करो, इसको ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 9 होगा, जो भी होगा, ठीक है। जो भी आएगा वो आपसे वैल्यू नहीं पूछा है। ऐसे कितने पॉसिबल केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस पूछा है, ठीक है। तो ऐसे 8 केसेस हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90th क्वेश्चन। देखो हाउ मेनी टाइम्स डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड विद द सेकेंड हैंड बिटवीन 2:02 मतलब 2:01 PM एंड 4:01 PM ऑन द सेम डे, ठीक। पहले तो मैं आपको क्लॉक बना के समझा देता हूँ, हालांकि इसमें क्लॉक बनाने का कुछ खास है नहीं,
देखो बाय द वे ये क्लॉक बन गई, ठीक है भाई, ये 2 और ये 4 कांटे हो गए। कौन कौन से हो गए? एक ये 12 होता है, ये 3 होता है, 2 यहाँ बीच में होते हैं, 2 यहाँ कर दो बीच में, 2 यहाँ कर दो और 2 यहाँ कर दो, ठीक है। ये मान लो कि इसका सेंटर हो गया। अब सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड, सबसे पहले तो हम नंबरिंग कर देते हैं। देखो ये वाला 12 होगा, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो अब एक चीज़ ध्यान दो कि भाई आपको आवर हैंड की बात नहीं कर रहा, जो घंटा वाला कांटा होता है उसकी बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड की बात कर रहा है। तो भाई सेकेंड हैंड आपको 2:01 पर बोला है और 4:01। 2:01 मतलब कि जब आपका कांटा 2:01, भाई घंटे वाला कांटा तो यहाँ होगा, पहली बात तो उसको भूल जाओ, बिकॉज उसकी तो ज़रूरत ही नहीं, तो मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। अब 2 बजे तो यहाँ वो हो गया। 1 मिनट है, 1 मिनट का मतलब भाई क्या हुआ कि 1 मिनट ये कांटा यहाँ पर होगा कहीं, ठीक है। ये 1 का मतलब ये 5 मिनट होता है, समझ आया? ये 5 मिनट 10 मिनट 15 20 ऐसे करके 1 मिनट मतलब यहाँ होगा, और सेकेंड वाला कांटा यहाँ होगा, ठीक है। सेकेंड वाला कांटा एग्जैक्टली सीधा होगा, समझ आया? ये सेकेंड का कांटा रहा। अब यहाँ से आप सोचो कि 2:01 से 4:01 आप कैसे काउंट करोगे? तो भाई यहाँ पर मिनट कितने हो रहे हैं? आपको मिनट टोटल 120 मिनट्स हो रहे हैं, 120 मिनट हो रहे हैं। क्यों भाई नहीं हो रहे हैं क्या? अब जब 120 मिनट आप देखोगे तो 120 मिनट में हर एक मिनट में मिनट हैंड और सेकेंड हैंड कोइंसाइड करते हैं हर एक मिनट में, तो टोटल 120 टाइम्स ही कोइंसाइड करेंगे, समझ आया? ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। हर एक मिनट में एक बार, मतलब हर एक मिनट में मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड एक बार कोइंसाइड करेंगे तो टोटल 120 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा। देखो आपके पास जनरली ये एग्जाम में जो ऐसे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव ऑप्शन रखे जाते हैं ताकि आप गलती करो। आप सोचोगे एक गलती आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से कि ये 1 मिनट की बात कर रहा, तो 1 मिनट से लेके आप 1 से फिर 2 के बीच में, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर ये बनाता हूँ, मान लो कि ये 2 मिनट का है, तो 1 से 2 मिनट के बीच आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जब मिनट वाला कांटा आगे बढ़ेगा तो सेकंड वाला कांटा इसको क्रॉस करेगा, तो 1 से 2 के बीच मीन्स 2 के पहले एक बार आपको ये कोइंसाइड करेगा। आपको ये सोच सकते हो, गलतियों की बात कर रहा हूँ कि 2 से मिनट से पहले एक बार कोइंसाइड करेगा, तो ऐसे 60 मिनट से पहले एक कितनी बार कोइंसाइड करेगा भाई? 2 मिनट से पहले एक बार, तो 60 सेकंड से, मतलब 1 मिनट में नहीं किया तो यहाँ से 59 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा भी सोचो तो आप सही कर सकते हो, बट एक वो जो एक नंबर होगा उसको गलत मत कर देना, उसको मिस मत करना। देखो 2 से 60 के बीच यहाँ 59 टाइम्स आया, फिर अगले 3 बजे से 4 बजे के बीच 60 बार आएगा, फिर एक बार और बचेगा ना नंबर, बिकॉज 4:01 है तो वहाँ पर भी एक बार करेगा। तो अगर आप इस 1 को ऐड करते हो तो आपका आंसर सेम आएगा, सही आएगा, बट अगर इस 1 को भूल जाते हो तो फिर आप 119 करके आंसर गलत करके आओगे। बाय द वे इस क्वेश्चन का आंसर 120 है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आपसे पूछा है HCF। जब भी देखो HCF आप 2⁻36 - 1 2⁻45 - 1, जब भी, मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, आप याद रखना भाई, जब भी आपको HCF ऑफ 2⁴ (a-1) एंड 2⁵b -1, इनका कभी भी HCF आपसे पूछे तो आप क्या करोगे? सीधा सा आपका आंसर जो होगा HCF होगा वो 2 HCF ऑफ, जो पावर दी है A एंड B का HCF निकाल लो, वो 2 की पावर में और -1 कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको ये करना है कि 2 की पावर आप दिया है तो 2 की पावर ही रखोगे। A एंड B मीन्स पावर 36 और 45, इनका HCF निकालो। भाई 9 दोनों में कॉमन है तो 9 हो जाएगा HCF और -1 कर दो। ठीक है, 2 को पावर 2⁹ कितना होता है? 512 512 और -1 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 511 आंसर होगा आपका। बताओ भाई, क्लियर है क्या? ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कलकत्ता बन जाएगा।
ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द सेक्शन ऑफ सॉलिड right circular cone by plane containing vertex and perpendicular to a base of an equilateral triangle of a side 14 cm. What is the volume of the cone? समझ आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का एक तल से परिच्छेदन जिसमें शंकु का शीर्ष अंतर्दृष्ट है और आधार से लंबवत है। कहने का मतलब भाई ये है कि इसमें जो ट्रायंगल की हाइट होगी, जो आपको बोल रहा है कि solid right circular cone by plane containing vertex and perpendicular to a base of an equilateral triangle of side 14 सेंटीमीटर। मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है उसकी साइड 14 सेंटीमीटर दिया है। मतलब ये कि ट्रायंगल की जो हाइट होगी वही हाइट ऑफ द कोन होगी। समझ आया? पहला तो आप यही समझो कि ट्रायंगल की हाइट, क्या लिख रहा हूं मैं, हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल ऐसा कर दो इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन कह दो। ठीक है, हाइट ऑफ कोन, ये चीज पहली बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और जो ट्रायंगल का बेस होगा, बेस ऑफ ट्रायंगल कह दो, बेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एक्चुअली ये तो ये एरिया को डिनोट करता है ना, उल्टा लिख रहा हूँ। हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगल, ये क्या होगा, रेडियस का मतलब डायमीटर कह सकते हो, या डायमीटर ऑफ द, डायमीटर ऑफ, किसका डायमीटर होगा भाई, डायमीटर ऑफ द कोन। ठीक है, समझ पा रहे हो? देखो, कहने का मतलब ये कि जब इस टाइप से कुछ ऐसा फिगर बनेगा कोन टाइप का, तो जो कोन की हाइट होगी वही ट्रायंगल की हाइट होगी। ठीक है, जो कोन की हाइट होगी वही ट्रायंगल की हाइट होगी। जो इसका बेस होगा, तो ये बेस इसका पूरा ये जो होगा 2r के बराबर होगा। मतलब आर ये तो 2r या पूरा डायमीटर कह दो। ठीक है, बस इसी के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। पहला फंडा जब लगाओगे हाइट ऑफ द ट्रायंगल, तो हाइट ऑफ द ट्रायंगल की क्या होती है भाई, √3/2 ए होती है। अगर ए क्या है, साइड है ऑफ द ट्रायंगल, इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन, दैट मीन्स एच। तो एच की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। साइड हमारी कितनी दी है, देखो साइड 14 सेंटीमीटर दी है, तो जब आप यहाँ 14 रखोगे तो एच इज इक्वल टू √3/2 इंटू 14, दैट मीन्स 7√3। समझ आया क्या? ये आपकी एच की वैल्यू आ गई। अब दूसरा जो हमें निकालना है कि ये 2r इज इक्वल टू 14, दैट मीन्स आर की वैल्यू आप 7 निकाल लोगे। क्लियर हुआ क्या? हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया। वॉल्यूम ऑफ द कोन पूछा है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3πr²h, 1/3 22/7 r² मीन्स 7 इंटू 7 इंटू h, 7√3। एक 7 काट दोगे तो एक √3 भी काट दो इसको, तो नीचे √3 बच जाएगा। ऊपर कितना बचेगा भाई, 20, देखो 22 इंटू 11 7 77 कह दो, या जो भी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 7 7 49 और दूनी 98 कह दो, इंटू 11 और बटे √3, तो 11 88 कैरी 8, 11 नंबर 99 और 8 107, 99 और 8 107 और बटे √3, यही हो जाएगा आपका आंसर, 1078 बटे √3 क्यूबिक मीटर। ये बिकॉज आप वॉल्यूम निकाल दो तो जो भी यूनिट है उसका क्यूबिक हो जाएगा, क्यूब। ठीक है भाई, समझ आया क्या, बताओ? देखो, मेरा एक्चुअल में जो प्रयास रहता है कि आपको समझाना, आपको समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन तो आप इसको करोगे, इसके अलावा 10 और क्वेश्चन करोगे, 20 और क्वेश्चन करोगे। ठीक है, पर एक्चुअल में मेन फंडा समझाना होता है। आपको ये समझना कि हाइट ऑफ द, जो ट्रायंगल की जो हाइट होने वाली, ये जो बन रहा है ऐसा, तो वो कोन की वही हाइट होगी। ठीक है, और बेस उसका जो होगा वो उसके डायमीटर के बराबर होगा। बस ये इक्वल कर दो दोनों, हो गया, वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। देखो क्या पूछ रहा है इसमें, 3 आइडेंटिकल कोन ईच विथ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड ऑन देयर बेस सो दैट ईच इज टचिंग द अदर 2। समझ पा रहे हैं क्या? 3 मतलब आइडेंटिकल कोन है, उनका जो बेस है, तो बेस में क्या सर्कल बनता है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, आर प्लेस्ड ऑन देयर बेस सो दैट ईच टचिंग द अदर 2।
मैं सबसे पहले तो इतनी बात आपको समझाता हूँ, आगे पढ़ लेते हैं। देयर विल बी वन एंड ओनली सर्कल दैट वुड passes थ्रू ईच ऑफ द vertices ऑफ द कोन। व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट सर्कल? तो पहले तो तीन जो सर्कल, मतलब सर्कल एक्चुअली नहीं बोला है, बस आपको ये समझना है भाई कि जो सर्कल मतलब कोन बन रहा है, कोन का जो बेस है वो सर्कुलर है, तो तीन ऐसे सर्कल बनाओगे आप। एक बड़ा हो गया, छोटा बनाते हैं, फिर से बड़ा हो गया, चलो ये हो गया। और इसके अलावा एक को मान लो कि, चलो लेट से ये बन जा, ठीक है। अब इनका अगर सेंटर में मान लो यहाँ लेता हूँ, तो ये फिर से कुछ मतलब तीनों को इक्वली टच करे, ये मान लो यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसा समझ लो कि ये वाला पार्ट यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है कि इनका अगर सर्कल है तो यहाँ से कुछ बन रहा है, वो क्या बनेगा भाई? तो यहाँ से अगर इसका सेंटर लोगे, इसका सेंटर लोगे और इसका, तो यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और ये जो सेंटर इसका है, तो ये बड़े वाले के लिए क्या काम करेगा? बड़ा जो सर्कल बन रहा है यहाँ से, वो इसके लिए रेडियस का काम करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई क्या आपको? क्लियर है इतना? अब हमें कह दिया ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, और ये सब रेडियस का काम करेंगे, ठीक है। अब अगर हमें ये रेडियस स्मॉल r बराबर 3 दिया है, तो हमारा ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है 2r, उसकी साइड कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक भाई। अब अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके यहाँ से, एक्चुअली मैं ये बाहर वाला सर्कल गलत बना दिया हूँ, बाहर वाला जो सर्कल है, मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, बाहर वाला सर्कल यहाँ नहीं बोला है वो, ये थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ। कहने का इसका मतलब ये है कि यहाँ से इनके वर्टाइसेस से बोला है कि ये जो वर्टाइसेस है, यहाँ से वर्टाइसेस से यहाँ पर, ओ मिट गया, ये जो वर्टाइसेस है यहाँ से आप एक, क्या हो रहा है, एक सेकेंड। इन वर्टाइसेस को जब मिलाओगे तो एक आपका सरकम सर्कल बनेगा ऐसा टाइप का, ठीक है। तो उसका सेंटर ये होगा। इस सर्कल का मतलब इनके वर्टाइसेस से जो सर्कल बन रहा है, उस सर्कल की रेडियस निकालोगे, एंड देन आप क्या निकालोगे भाई? उसका आपसे एरिया पूछा है, तो आप यहाँ पर ये सरकम सर्कल का काम करेगा। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंसिडर करते हो, जहाँ से हमने 2r इज इक्वल टू साइड उसकी निकाल ली है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस साइड के लिए, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये क्या क्या काम करेगा? सरकम सर्कल का काम करेगा। दैट मीन्स सरकम सर्कल के लिए आप सरकम रेडियस निकालोगे, वो होती है साइड अपान √3 होती है, और स्मॉल आर जब भी आप निकालते हो तो साइड अपान 2√3 होती है। तो हमें फिलहाल ये निकालना है, कैपिटल आर, सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस a अपान 2√3, दैट मीन्स 6 अपान √3 करोगे तो भाई ये आ जाएगा आपका 2√3 आ जाएगा। बस एरिया पूछा है तो पाई आर स्क्वायर लगा दो, हो गया, काम हो गया आपका। पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स इसका स्क्वायर, यानी 4×3 12 हो जाएगा, तो 12 पाई, ठीक है। इतना सा काम था, बस आपको समझना था, ठीक है। 12 पाई ऑप्शन में, ऑप्शन डी, कैपिटल डी मतलब दिल्ली, ठीक। समझ आया क्या? आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। A circle is inscribed in a triangle ABC, right angle at B. If AB is equal to 5 centimeter and BC is equal to 12 centimeter, then what is the radius of the circle? सिंपल हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। एक्चुअली आपको दे दिया सब कुछ। सर्कल इंस्क्राइब, एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वहां पर एक सर्कल बना है आपका, तो मैं ये सर्कल बना दिया, लेट से ये इंस्क्राइब है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा फिगर आपका बन जाएगा, ये बन गया। यहाँ से मान लेते हैं कि आपका ये बन गया, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। भाई राइट एंगल ट्रायंगल में आपसे बोला है वो कि राइट एंगल कहाँ पर है? राइट एंगल एट बी, तो ये वाला पॉइंट बी हो जाएगा। आप किसी को ए मान लो, किसी को सी मान लो, चलो इसको बड़ी वाली साइड कौन सी दिया है?
बी सी दिया है, तो चलो बी सी को मैं यहाँ मान लेता हूँ, तो ये वाला ए हो गया। ठीक है, अब क्या बोला देखो, ए बी इज इक्वल टू 5 दिया है, ये वाली साइड का 5 दिया है, एंड बी सी इज इक्वल टू 12 दिया है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाली साइड 13 हो जाएगी, बोलो भाई होगी। इसके अंदर एक इंस्क्राइब बना सर्कल, ठीक है, इंस्क्राइब है मतलब इन रेडियस होगी, और वो इन रेडियस जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल बनता है तो उसकी रेडियस होती है भाई परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर प्लस बेस और माइनस हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई 2। मैं आपको बताया हूँ, पिछला पेपर कर रहा था उसमें भी यूज हुआ था। 5 + 12 - 13 बटे 2, 12 5 17 - 13 यानी 4 बटे 2 यानी 2 हो गया। बताओ भाई, ठीक है, समझ आए स्मॉल आर। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तब स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती, a/2√3। अभी जब पिछले क्वेश्चन में बताया, कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती भाई, a/√3 होती। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए। और अगर आपको वैल्यू डायरेक्ट याद होती है तब आप डायरेक्ट आंसर पुट करते हो, निकलता है आंसर बिना टाइम लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, बाय द वे 2 आया है, तो ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल टू सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड इज 7/2। व्हाट इज द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। भाई सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल आपको पता होना चाहिए। इंटीरियर एंगल क्या होता है, टोटल इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180, अथवा पाई कह दो इसकी जगह। एक्सटीरियर एंगल टोटल कितना होता है, 360 होता है। जब एवरी एंगल निकालोगे तो यहाँ भी n का डिवाइड करोगे, यहाँ भी n का डिवाइड करोगे। क्लियर है क्या इतनी बात आपको। अब देखो, रेशियो ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम का मतलब टोटल इंटीरियर एंगल, टू दैट ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब दिस मच, ये दिए दिया आपको n-2 इंटू 180 इंटू 180 अपॉन 360। इसको दे दिया भाई वो 7/2, 18 दूनी 36, 2 कट गए, ये 2 से 2 कट गया, n-2 की वैल्यू 7 आ गई, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 9 हो गया। मतलब जो पॉलीगॉन है वो 9 साइड का है, राइट। व्हाट इज द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। इंटीरियर एंगल, भाई इंटीरियर एंगल तो ये मेजर करोगे। अब ईच इंटीरियर एंगल, ये टोटल इंटीरियर तो होगा ही इतना, ठीक है, पर आपसे ईच इंटीरियर एंगल की बात किया है, तो आप n की जगह 9 रख दो बस। तो आप n-2 अपॉन n करोगे, राइट, ईच के लिए है, ईच और इंटीरियर इंटू 180, मतलब 9 - 2 दैट इज 7/9 इंटू 180। 9 दूनी 18, 20, 7 140, 140 आपका आंसर हो जाएगा। और बाय द वे अगर यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल पूछा होता तो आपका वो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, 180 माइनस ये वाला 140 करते, तब आपका 40 आ जाता। एक्सटीरियर एंगल यहाँ से भी आ जाता, और एक्सटीरियर एंगल यहाँ से भी 360, ईच एक्सटीरियर एंगल की बात करते तो 360 अपॉन n करते, n मतलब 9 साइड का आया है, तो 9 चौक 36 मतलब 40 यहाँ से भी आता। ठीक है, तो आप किधर से भी करो, बिकॉज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। ठीक है भाई, समझ आया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। द नंबर 199 can be written as m square minus n square where m and n are the natural number, m greater than n, पहला वाला ग्रेटर है, ठीक है। what is the value of m n, m n means m into n बोला है, यहाँ पर नंबर डिजिट नहीं लिखा है, राइट। देखो, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछले पेपर में एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, याद हो अगर आपको तो। m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है आपको 199। भाई इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a माइनस बी मीन्स a प्लस बी a माइनस बी, m प्लस एन m माइनस एन, आप ऐसा लिख सकते हो। 199 को अगर आप जानते हो तो ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर 2 3 को छोड़ के जितने प्राइम नंबर होते हैं वो 6 के प्लस माइनस 1 फॉर्म के होते हैं। पर एवरी, ऐसा नहीं कि सारे जितने नंबर्स होंगे, एवरी प्राइम नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ दिस मच इज नॉट नेसेसरी टू बी अ प्राइम नंबर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अब ये प्राइम नंबर है, राइट, तो इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट आप क्या लिखोगे, 199 इंटू 1। अब बड़ा वाला m प्लस एन होगा, बिकॉज पॉजिटिव दोनों इंटीजर हैं, तो बड़ा वाला m प्लस एन होगा, तो उसको 199 की इक्वल करोगे। छोटा वाला m माइनस एन है तो इसको 1 की इक्वल करोगे, बस दोनों को सॉल्व कर लो। और मैं आपको कई बार बताया हूँ कि जब भी एक, आप ऐसा देखो, एक स्टेप यहाँ मैं लिख के समझा रहा हूँ, जो मैं बोल दिया हूँ
199 है और m माइनस n इज इक्वल टू 1। जब भी आपको ऐसी चीज़ें मिले, दो चीज़ों का सम, दो चीज़ों का डिफरेंस, ठीक है, तो आप जो बड़ा वाला होगा, ये मीन्स पॉजिटिव वाला, उसकी वैल्यू निकालने के लिए दोनों को, इन दोनों को जोड़ दो और 2 को भाग दे दो, यानी 199 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 100 हो जाएगा। और छोटा वाला n निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, जोड़ने की बजाय, ऐड करने की बजाय डिफरेंस ले लो और देन 2 को डिवाइड कर दो, तो 198 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स कि 99 हो जाएगा। इन दोनों की डायरेक्ट वैल्यू आ गई। कोई आपको ऐड करना, देन डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये झंझट छोड़ो, उसी से ही ये फार्मूला आया है, ठीक है। अब आपसे mn पूछा है, भाई mn मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, मीन्स 100 इंटू 99, सीधा सा आंसर दिख जाएगा आपको, 99 100 हो जाएगा। समझ आया क्या? बताओ भाई। तो ये आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97। अच्छा क्वेश्चन है पर थोड़ा सा ट्रिकी है। हाउ मेनी नंबर of the form of 2 to the power n minus 1 and less than 2000 are prime। भाई 2 की पावर सबसे पहले अटैक कहाँ करोगे आप, मुझे ये बताओ। ऐसा तो नहीं कि 2 की पावर n माइनस 1 जो 2000 से कम है, तो आपके दिमाग में ये तो नहीं आएगा ना, ये तो आ नहीं रहा ना कि 2 टू द पावर, भाई ये 2000 से कम कितने नंबर होंगे। अरे यार कितने नंबर होंगे, गिनती के होंगे ना। क्यों? क्योंकि वो 2 टू द पावर n के फॉर्म में बोला है। तो 2 की पावर है 2000 तक कितने नंबर होते हैं, 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है। उसका डबल करोगे तो 2000 से ज़्यादा निकल जाएगा। मतलब 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है भाई, 4 होता है। तो ऐसे करके 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है। अब जो 2 की पावर 11 लोगे तो वो कितना हो जाएगा, ये 2000 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये 2048 हो जाएगा, दिस इज़ नॉट कंसिडरेबल। ठीक है, मैं ये समझाना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, 2 की पावर n, मतलब जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है। देखो 11 तो संभव नहीं है, यहाँ पर आप चेक कर लिए 2 की पावर n जब रखोगे, ठीक है, नेचुरल नंबर बोला है ना, तो आप 11 तक तो नहीं जाओगे, आप 1 से कंसिडर कर सकते हो। कहाँ तक, 10 तक। अब इसमें 1 होगा कि नहीं होगा, ये हमें चेक करना है भाई। ठीक है, बाय द वे 1 जब आप यहाँ रखोगे 2 टू द पावर 1 माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 दैट इज 1 हो जाएगा, 1 विच इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये n की 1 वैल्यू नहीं कंसिडर की जाएगी। ठीक है, हाउ मेनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस मच। अब यहाँ से हमें चेक करना है, 2 की पावर जब 2 रखोगे, तो जब 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मैं लिख देता हूँ यहाँ, 3 4 5 6 7 8 9, राइट। जब 2 की पावर 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 4 माइनस 1 दैट इज 3, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 रखोगे तो 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 दैट इज 7, ये भी प्राइम नंबर है। 4 रखोगे तो 2 की पावर 4 16 और माइनस 1 15, 15 विच इज़ नॉट प्राइम नंबर। 5 रखोगे तो 5 के लिए 2 टू टू पावर 5 32 माइनस 1 दैट इज 31, यस ये प्राइम नंबर है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। जब 6 रखोगे तो 64 होगा, 64 माइनस 1 63 होगा, 3 से कट जाएगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक भाई, जब 7 रखोगे तो 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 और माइनस 1 दैट इज 127, ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं है भाई, चेक करो, ये प्राइम नंबर नहीं है। अरे यार होता है प्राइम नंबर, थोड़ा सा आप कम से कम देखो, 1 से 100 तक तो आपको पता है 25 प्राइम नंबर होते हैं। आप 200 तक प्राइम नंबर को ऐसे एक रैंडम वे में याद रखो, बिकॉज वो चीज़ें फ्रिक्वेंटली कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती हैं। 100 तक तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आपको 25 याद होने चाहिए कि 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। आगे के भी आपको याद होने चाहिए, 200 तक आप याद कर लो। 127 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 1 2 3 4 अब तक आ गए हैं। हमने जब 7 रखा, 2 की पावर जब 8 आप रखोगे तो 2 की पावर 8 कितना होता है, 256, और 256 माइनस 1 255। भाई आखिरी में 5 आ रहा तो ये प्राइम नंबर कहाँ से होगा, नहीं होगा। 2 की पावर 9 को चेक करो, 2 की पावर जब 9 लोगे तो भाई 512 होगा, 512 को जब 1 से माइनस करोगे तो 511 होगा। ये प्राइम नंबर है क्या भाई, ये प्राइम नंबर नहीं होता, ये 7 से कटोगे तो कट जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 3 21। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 2 की पावर 10, 10 कितना होता है, 1024 माइनस 1 तो 1023 हो जाएगा। समझ आया? और ये प्राइम नंबर है क्या, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 3 2 5 1 6, जब 6 आ गया मतलब 3 से कट जाएगा, पता है ना, 3 का जो मल्टीपल होता है वो 3 से कट जाता है, तो ये भी नहीं होगा। कितने हुए, 1 2 3 4, कहाँ गया चौथा, ये नहीं, 1 2
3 और 127 4। तो ऐसे 4 केस होंगे। ठीक है भाई, समझ आया क्या? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 से देखते हैं। In a class of 160 students, each of them opt at least one language from among the English, Hindi and Sanskrit. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईच ऑफ द ऑप्ट एटलीस्ट वन लैंग्वेज। एटलीस्ट वन लैंग्वेज का मतलब कि कोई भी बंदा ऐसा बच नहीं रहा है जो कोई लैंग्वेज ऑप्ट ना करे, या कोई सब्जेक्ट की बात हो रही या किसी और चीज़ की बात हो रही, तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट एक भी ऐसा नहीं बच रहा जो ना किसी को ले, मतलब ना लेने वाला कोई नहीं है, जीरो है, उसका कहने का ये मतलब हुआ, राइट। इट इज़ फाउंड दैट 130 स्टूडेंट ऑप्ट इंग्लिश, 120 स्टूडेंट हिंदी एंड 110 संस्कृत। इफ student opt either only one language or all the three language, then what is the number of student studying all the three language? समझ आया क्वेश्चन का मतलब? मैं पहले वेन डायग्राम बना के समझाता हूँ। एक्चुअली भाई ये 3 चीज़ों का वेन डायग्राम है, 3 चीज़ों का वेन डायग्राम है, ये बात समझ लेना आप, ठीक है? दिख भी रहा होगा आपको। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे पढ़ने में हैं। 2 और तीसरा ये हो गया, मान लो, लेट से, ठीक है। अब भाई मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको, अरे क्या बन रहा, सर्कल बन रहा, मैं इसको इंग्लिश मान लेता हूँ और इसको मैं हिंदी मान लेता हूँ, इसको संस्कृत बची, ठीक है। देखो इंग्लिश में 130 स्टूडेंट हैं, ये 130 हो गए। हिंदी में 120 हैं, तो ये 120 हिंदी का मतलब ये पूरा हिंदी है, और 110 ये संस्कृत में है। क्लियर हुआ क्या इतना? अब देखो यहाँ पर एक लैंग्वेज बोला है भाई, जीरो को, नन को तो बोल दिया कि नन में मतलब हर एक बंदा एटलीस्ट वन लैंग्वेज को सभी ऑप्ट करते हैं, मतलब नन वाले जो किसी को लैंग्वेज को ऑप्ट ना करें वो कोई नहीं है। ये तो एन की वैल्यू तो जीरो बोल दिया है, ये चीज़ आपको पता होगा ही, ठीक। एक चीज़ और यहाँ पर बोला है इंपॉर्टेंट चीज़, इफ द स्टूडेंट ऑप्ट आइदर ओनली वन लैंग्वेज और थ्री लैंग्वेज, या तो केवल एक लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं या थ्री लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं। कहने का मतलब कि भाई जो 2 लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं वो नहीं है, वो जीरो हैं। मतलब देखो हिंदी इंग्लिश का ये है, हिंदी का ये है और संस्कृत का ये है। मतलब ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट तीनों में है, तो ये 3 लैंग्वेज को ऑप्ट करेंगे। ये वाला 2 लैंग्वेज के मतलब इंग्लिश एंड संस्कृत वाले हैं, तो इसको जो जीरो बोला है। हिंदी और संस्कृत ये वाला पार्ट 2 लैंग्वेज को, ये जीरो बोला है। इंग्लिश और हिंदी ये वाला पार्ट 2 को लैंग्वेज को बोला है, ये जीरो बोला है, ठीक है। यहाँ पर देखो बोला है ओनली वन लैंग्वेज अथवा ऑल द 3 लैंग्वेज, और ये वाला पार्ट जो है इसको मैं डी मान लेता हूँ। बताओ भाई, आपको जी मानना है, जी मान लो। जनरली जब हम 7-8 कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम जी मान लेते हैं, इस केस में मैं डी मान लेता हूँ, बिकॉज मेरे पास यहाँ ओनली के लिए ए, बी और सी बचा है, ठीक है। एन की वैल्यू जीरो है, बस सॉल्व करना है। देखो इंग्लिश के लिए ए और डी के अलावा कुछ है ही नहीं, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना दे दिया है आपको, 130। हिंदी की बात करूँ तो बी प्लस डी बराबर आपको दे दिया 120, और संस्कृत की बात करूँ तो सी प्लस डी इज इक्वल टू 110 दे दिया है। जब इन तीनों को जोड़ोगे भाई तो ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, कितने डी आएंगे, 3D आएगा, तो ये हो जाएगा 3D इज इक्वल टू, ये तीनों को जोड़ दो, लेफ्ट को जोड़ा तो राइट को भी जोड़ोगे, तो भाई 12×3 36 हो जाएगा। कैसे, 10 ये इससे ज़्यादा है इससे कम है, तो इक्वल कर दिया हमने। समझ आए इतनी चीज़? अब एक चीज़ और दिया आपको, देखो 160 स्टूडेंट, मतलब ये टोटल जो दिया ए बी सी डी, ये 160 दिया है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 160। इनमें से जब इसको माइनस करोगे, मतलब ये दिस इज सेकेंड, पहला ले लो, इसको सेकेंड ले लो, पहले से दूसरे को माइनस करोगे भाई ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, 3D में से 1D कटेगा तो आपके पास 2D बचेगा, 360 में से 160 जाएगा तो ये बचेगा 200। तो डी की वैल्यू आप बता पाओगे क्या कि 100 हो जाएगी? ये आपकी डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। डी की जब वैल्यू आई, आपसे क्या पूछ रहा है, ऑल द 3 स्टूडेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ऑल द 3, तो ऑल द 3 यही डी तो है, तो ये 100 हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई बनेगा क्या, कोई दिक्कत है? नहीं, डी दिल्ली।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ चुके हैं पहले पहले मतलब पिछले जो और पेपर में करवाया हूँ। देखो, लेट एस 5 टू द पावर समथिंग ए, 7 टू द पावर बी, 11 टू द पावर सी, 13 टू द पावर डी, वेयर ए बी सी डी आर द नेचुरल नंबर बट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर ऑफ एस व्हेन डिवाइडेड बाय 10। भाई 10 से डिवाइड करने का मतलब कि आपसे यूनिट डिजिट कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है। 100 से डिवाइड करने का मतलब कि आपसे लास्ट की 2 डिजिट कैलकुलेट करवा रहा है। सिमिलर वे में 1000 से मतलब 1000 से डिवाइड करने का मतलब कि आपको लास्ट की 3 डिजिट कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक। 5 की पावर ए प्लस 7 टू द पावर बी प्लस 11 टू द पावर सी प्लस 13 टू द पावर ये डी हो गया, ठीक है। इसको आपको 10 से डिवाइड करना मतलब यूनिट डिजिट। आप एक बात बताओ मुझे, 5 की पावर आप कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट पर तो 5 ही आएगा। हम यूनिट डिजिट क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज हमें 10 से डिवाइड करना है, तो यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक। 7 की पावर आप कुछ भी करो, तो देखो 7 की 4 का साइकिल चलता है, तो 7 9 3 1 ये होता है, राइट। अब 11 है मतलब यूनिट डिजिट पर 1 है, तो 1 की पावर कुछ भी कर दो 1 ही आएगा ना। फिर यहाँ 3 है, 3 में भी 4 की साइकिल चलती है, 2 3 7 में 4 की साइकिल चलती है, तो 3 की पावर कुछ भी करोगे तो या तो 3 आएगा या 9 आएगा या 7 आएगा या 1 आएगा। बताओ भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रिमाइंडर। अब मुझे बताओ, इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पर ऑड नंबर है, यहाँ से भी ऑड नंबर मिलेगा, ये भी ऑड नंबर है, ठीक है, और ये भी सारे ऑड नंबर हैं। जब चारों ऑड नंबर को जोड़ोगे तो 4 बार जुड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर आएगा। और उसको 10 से डिवाइड करोगे तो यूनिट डिजिट भी इवन ही बचेगी ना भाई। अब इवन में डिस्टिंक्ट क्या क्या हो सकता है, या तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे आंसर कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। 5 से ज़्यादा तो ये हो ही नहीं सकता। समझ आया क्या? अब देखो 5 में से कौन सा होगा, पाँचों होंगे या कोई कम होगा, वो चेक करना है मुझे। देखो 5 और 1 6, ये तो मुझे मिलना ही है, मुझे चारों को जोड़ना है, प्लस लगा है ना भाई, तो मुझे चारों को जोड़ना है, तो 5 और 1 ये 6 तो होना ही है। अब मुझे डिस्टिंक्ट यहाँ से इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, 7 के साथ 3 ले सकता हूँ, 7 के साथ 9 ले सकता हूँ, 7 के साथ 7 1 ले सकता हूँ, फिर 9 के साथ सिमिलर में चारों को ले सकता हूँ, इस 3 के साथ चारों को ले सकता हूँ, 1 के साथ चारों को ले सकता हूँ। मुझे हर बार डिस्टिंक्ट चाहिए, बस डिस्टिंक्ट चाहिए, हो गया। देखो मैं 1 लेता हूँ भाई, तो 1 के साथ अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो 1 + 1 तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8। 8 को 10 से डिवाइड करोगे तो 8 ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब इधर से मुझे पास 6 है, अगर मैं 1 के साथ इधर का 3 ले लूँ तो 1 + 3 दैट इज़ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब 4 हो जाएगा 6 4 10, 10 का मतलब 0 रिमाइंडर, ठीक है। इधर 6 तो है ही सही इन दोनों का मिला के। अगर 1 के साथ मैं 7 ले लूँ भाई, तो 7 1 8 6 14, और 14 का मतलब 4 रिमाइंडर, ठीक। अब 6 के साथ अब मुझे क्या मतलब 8 0 और 4 तो हो चुका है, मेरे पास 2 और 6 लाना है, ये आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? देखो अब 12 लाना है मुझे, तो 12 लाना है मतलब क्या होगा, 6 तो आ चुका है, मतलब 6 और लाना है, तो मैं 3 3 दोनों का ले लूँ, तो 3 + 3 मतलब 6 6 12 हो गए, तो 12 में से मेरा 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 भी आ चुका है। क्या 6 आ सकता है, मतलब 6 का मतलब ये 6 अकेले तो नहीं होगा, 16 आ सकता है क्या? तो मैं इधर से 6 ला लिया हूँ, मतलब इन दोनों से मुझे 10 लाना है, तो 10 लाना है, तो 7 3 10 कुछ भी आप कर दो, 7 + 3 तो बराबर, देखो 7 3 10 6 16, 16 का मतलब 6 रिमाइंडर। कहने का मतलब कि ये पांचों रिमाइंडर पॉसिबल हैं, बस 5 से तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। देखो एक अप्रोच होता है भाई, अप्रोच होता है। आप समझो कि यहाँ से मुझे चारों से इवन नंबर मिलेगा, चारों को सम करूंगा तो मुझे ऑड नंबर बाकी ढूंढना ही क्यों है? जबरदस्ती उसमें हम दिमाग खपा रहे हैं, जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पता है ना कि टारगेटेड हमारे यही 5 होंगे, क्या पांचों पॉसिबल है? अब यहाँ पर देखो एक चीज मैं जो समझा रहा हूँ भाई, यहाँ से कॉम्बिनेशन आप बढ़ाओगे तो 1 का 4 से मतलब 4 चौको 16 कॉम्बिनेशन बनेगी। आप 16 16 क्यों चेक कर रहे हो, 16 को 16 उसकी जरूरत ही नहीं है आपको, तो सिर्फ ये 5 चेक करना कि 5 डिफरेंट, ये 5 के 5 और आ सकते हैं क्या कहीं से, बस। आप घूम फिर के बाकी को चेक करोगे तो यही रिपीट होंगे, और रिपीट होंगे यहाँ पर बोला कि डिस्टिंक्ट, आपको ये नहीं बोला कि कितनी बार वो चीज़ें आ रही हैं, कितने डिस्टिंक्ट रिमाइंडर। तो आप जब समझो इस चीज़ को कि जब डिस्टिंक्ट बोला है तो आप चेक कर लो कि ये 5 के 5 हो। अब बाद में फिर से कोई नंबर कॉम्बिनेशन लोगे तो फिर से 8 आ गया, तो क्या 8 को 2 बार काउंट करोगे? नहीं, बिकॉज डिस्टिंक्ट बोला है। आप समझ पा रहे हो ना भाई? चलो क्वेश्चन नंबर आखिरी देख लेते हैं आज का और इस सेट का।
इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए 90 डिग्री है एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एंगल ए 90 डिग्री है, मतलब ये वाला ए हो गया 90 डिग्री है एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर ये ए हो गया तो बी सी ये वाले होंगे, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। ठीक, आगे देखते हैं क्या बोला है। ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, दिस इज, मान लो कि लेट से मैं इसको और क्या बोला है, चलो बी मान लेता हूँ और इसको सी, राइट। एंगल है 90 डिग्री, ये तो अपने को दिख रहा है। इफ एंगल सी ए डी, चलो ये डी हो गया, एंगल सी ए डी ये वाला इज 60 डिग्री, ठीक है, समझ आया। इस एंगल को वो 60 दे दिया है एंड बी सी इज इक्वल टू 6, बी सी ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपको पूरा 6 दे दिया है। क्लियर है क्या इतना? ठीक है। देन व्हाट इज ए बी इक्वल्स टू, ए बी आपसे ये पूछा है भाई। देखो अगर ये वाला 60 डिग्री है, मुझे बताओ ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये और ये दोनों एंगल मिला के कितने होंगे? 90 होंगे। ये 60 है, अब ये तो परपेंडिकुलर मतलब ये 90 है, ठीक है, यहाँ पर भी बोला परपेंडिकुलर, तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना बचेगा? ये 30 बचेगा, ठीक है। और ये 30 हो गया, इस पूरे वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो ये 30 हो गया, ये 90 है, तो ये वाला 60 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो मुझे क्या पता है, हाइपोटेनस। अब पूरे बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी की बात करूँ तो ये हाइपोटेनस पता है, मुझे ये वाली वैल्यू निकालना है। लेट से एक्स मान लो, क्वेश्चन मार्क मान लो, जो भी, मुझे ये निकालना है। अगर ए बी निकालना है तो डायरेक्ट ए बी की वैल्यू क्या होगी भाई? हाइपोटेनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा ये बेस है, तो ये 60 लोगे आप। अथवा आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो कॉस 60 ये वाला एंगल ले लो, ये वाला एंगल लोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस एक्स अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 6, और कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होती है, विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये 2 कट जाएगा, 3, तो 3 इधर मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस में, तो एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से भी आप निकालोगे। देखो मैं ये वाली चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हो, अगर ये एंगल कंसीडर करो तो सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, उससे लगी हुई साइड क्या होती है? बेस होती है, और सबसे बड़ी वाली हाइपोटेनस होती है। तो भाई बेस के साथ जो भी है, तो हाइपोटेनस देखो एच कोस थीटा आप करोगे, और अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो एच साइन थीटा आप करोगे। ये ध्यान रखना, थीटा जो एंगल ले रहे हो, ध्यान रखना हमेशा ये जो उसके सामने होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जो उससे साइड लगी हुई होती है वो वाली हमारी बेस का काम करती है, सबसे बड़ी साइड वो हाइपोटेनस होती है। तो ये एक देखो आप कोस थीटा साइन थीटा लगाते हो, बट हमेशा ध्यान रखोगे कि ये साइड में आपका आंसर आएगा। जो भी अगर आपको साइड एंगल से बेस वाली निकालनी है तो हाइपोटेनस इंटू कोस थीटा करोगे, थीटा यही एंगल। अगर परपेंडिकुलर वाली निकालनी है तो हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। ठीक है, याद रखना है। 6 इंटू अब cos 60 दैट मीन्स 1/2 मतलब 3 आ गया। क्लियर है भाई? तो आपका आंसर 6 नहीं 3 आया ना, 3 हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरीके से देखो भाई, एग्जाम ट्रिक्स पर मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ और कोशिश करता हूँ एक सिंपल तरीका जो आपको पसंद आए। फिर भी अगर आपको पसंद नहीं आता कोई तरीका कुछ भी ऐसा कि आपको ये समझ नहीं आ रहा तो बताओ, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। ठीक है, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, बताओ उसमें। बस आपसे रिक्वेस्ट ये रहती है कि चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए देखो सब्सक्राइब तो अभी कर लो, अगर नहीं किए तो अभी कर लो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब जगह शेयर कर दो, और उसके अलावा आप लाइक भी किया करो वीडियो को। फिर कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन ही करना है, राइट। और बाकी चीज़ें आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर फॉलो करें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप बताओ कि आगे आपको क्या पढ़ना है, और पीछे के मैं PYQ करवाऊँ कि कुछ और चीज़ें, आपके कमेंट्स पर, आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा कि मैं आगे आपको क्या पढ़ाऊँ। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।